क्या आप जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है और साइबर अपराध के तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं? तो ये खबर आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। जब इंटरनेट को इजाद किया गया था, तब शायद ही इसके निर्माणकर्ताओं को यह पता होगा कि इस इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि क्रिमिनल अपराध के लिए। इस इंटरनेट या साइबर में जो भी अपराध होते हैं, उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। ऐसे लोग जिन्हें आप जानते तक नहीं हैं, वो आपसे आपकी निजता चुराकर उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। ऐसे में हर एक इंटरनेट यूजर्स को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। प्रोफेसर गौरव रावल, जो कि लंबे समय से पुलिस और साइबर अपराध के विषय में शिक्षा प्रदान करते आ रहे हैं, उन्होंने सिटी के दर्शकों के लिए कई उपयोगी जानकारियां दी। प्रोफेसर गौरव रावल बताते हैं कि हैकिंग और क्रैकिंग दो तरह से साइबर अपराध किए जा सकते हैं, इसलिए लोगों को अपने उपयोगी ऐप में ऐसे पासवर्ड यूज करना चाहिए जो यूनिक हो। इससे अपराधी आपकी जानकारी को आपसे नहीं ले पाएगा। एक होती हैकिंग और एक होती क्रैकिंग। देखिए, लोगों को लगता है कि उनका अकाउंट हैक हो गया, जबकि एक्चुअली में वो हैक नहीं हुआ, बड़ी आसानी से क्रैक हो गया। हैकिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई टूल लगाकर आपके पासवर्ड को तोड़ा, आपके सिस्टम में से जानकारी या आपके अकाउंट को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने खाते में या अपने लॉगिन्स में या अपने सोशल प्रोफाइल पे इतनी जानकारियाँ भर चुका होता है। जैसे मैंने अपना कोई अकाउंट बनाया और उसमें बहुत सारी डिटेल और पोस्ट में देता हूँ। अगर मेरी धार्मिक आस्था है किसी भगवान के प्रति, तो मैंने सपोज लिख दिया उसमें साईं भक्त। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में 70% या 65% से ज़्यादा पासवर्ड ओम साईं राम है। तो अब मैंने क्या किया, 50 फेसबुक अकाउंट खोले और उनमें सभी में पासवर्ड ओम साईं राम लिखा। हो सकता है 50 में से 5 के पासवर्ड मैच हो जाएं। तो यहाँ पर अब हैकिंग तो नहीं हुई, यहाँ पर क्रैकिंग हुई है। मैंने सिर्फ क्रैक करने की कोशिश की और वो ताला खुल गया। अब आपको लगता है कि आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और वो आपसे, अगर कोई आपसे अकाउंट जब क्रैक करेगा तो आपसे रैंसमवेयर मांगेगा, आपसे पैसे की डिमांड करेगा। अभी तक आपके पास पैसे की डिमांड नहीं आई। इसका मतलब ये है कि सिंपली किसी ने खोलने की कोशिश की और आपकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि आपने बड़ा ही साधारण सा पासवर्ड रखा या फिर 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रखते रहो या फिर एडमिन 1 2 3 पासवर्ड रखा, तो कोई आसानी से गैस कर सकता है और उसको डाल सकता है। या फिर आपका स्वयं के मोबाइल के आखिरी के 6 डिजिट या 4 डिजिट लोग करते हैं ऐसा। तो ऐसा करने से बचें। अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में ना मिलाएं, अपना एड्रेस पासवर्ड में ना कॉम्बिनेशन में रखें, अपना मोबाइल नंबर के जो डिजिट हैं वो पासवर्ड में ना करें। तो अब आपको ये करना है कि आपका यूनिक मोबाइल पासवर्ड बनाना है। आपको अपने पासवर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ रखना है, अक्षर के साथ वर्ण भी रखना है। उसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर, हाइफन, अंडरस्कोर, सेमीकॉलन, कॉलन इनको भी रखना है। इसके अलावा आपके पासवर्ड में 1 या 2 लेटर अपर केस में होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए, और मिनिमम आपका पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए। ये इतने कॉम्बिनेशन में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका पासवर्ड केवल अल्फ़ाबेटिक है, सिर्फ अक्षर है अमित कुमार, तो ये 3 से 4 घंटों में क्रैक किया जा सकता है। अगर अल्फ़ाबेट के साथ कुछ न्यूमेरिक भी है, अमित 1 2 3, तो भी ये 7 से 8 घंटों में क्रैक किया जा सकता है। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक के साथ स्पेशल कैरेक्टर और अपर केस, लोअर केस और 8 कैरेक्टर का हो, तब भी कुछ सॉफ्टवेयर इनको 30 दिनों के भीतर क्रैक कर सकते हैं। तो अब रूल ये होना चाहिए कि हमें साल शुरू होते ही 12 पासवर्ड बना के रखने हैं और बिना विलंब के हर माह हमें अपने पासवर्ड चेंज करना है। तो अगर कोई व्यक्ति के पास हमारा पासवर्ड गलती से सेव हो जाता है, ऑटो सेव रह जाता है किसी डिवाइस मशीन में, तो भी उस व्यक्ति को 30 दिन लगेंगे, क्योंकि हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, प्लस स्पेशल कैरेक्टर है, प्लस अपर केस, लोअर केस है और प्लस 8 डिजिट का है मिनिमम। तो उसको क्रैक करने में 30 दिन लगेंगे उस व्यक्ति को, अगर वो प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल भी है। और अगले महीने हम तुरंत बिना विलंब के उसको चेंज कर देंगे। तो ऐसे करके आप अपने लॉगिन्स को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो सुरक्षित रहें, जानकार बने, लोगों को भी जानकारी दें और सतर्क रहें। देखिए, 90% साइबर क्राइम सिर्फ मानवीय त्रुटि के कारण होते हैं और 80% साइबर क्राइम
छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखकर ही बचा जा सकता है। तो जीमेल और फेसबुक है, ये इनको लॉगिन करना पड़ता है, पर लोग आज ये मतलब समय के कारण लोग लॉग आउट नहीं करते, 24 घंटे मतलब चल, तो वो भी कहीं खतरनाक है। देखिए आप ये सारे लॉगिन हम प्रायः देखने में आया कि मोबाइल में हमारा व्हाट्सएप या फिर हमारा जीमेल या हमारा इंस्टाग्राम आईडी हमेशा लॉगिन होता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करके रखें। इसका रीज़न ये है कि जब आप कंटिन्यू ये जो एप्लीकेशन है आपसे डाउनलोड और कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको देते रहते हैं और ऑटोमेटिकली इनके सर्वर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस में आती रहती है। एट द सेम टाइम अगर आपने लोकेशन सर्विसेज ऑन कर रखी है तो ये सॉफ्टवेयर आपकी सर्विलेंस भी कर सकते हैं, यानी आप पे निगरानी रखी जा सकती है कि आप किस समय से किस समय किस क्षेत्र में है, शहर के या प्रदेश के किस शहर में है। तो अपनी लोकेशन किसी को शेयर ना करना हो तो आप इनको लॉकआउट करके रखें। दूसरा, अगर आपका डिवाइस कभी गलती से चोरी हो जाता है, किसी और के द्वारा हैक कर लिया जाता है, तो आपने अगर आपके डिवाइस में 4 एप्लीकेशन है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है और जीमेल है, ये चारों को भी खुला करके आपने उस व्यक्ति को परोस के दे दिया है। अब वो व्यक्ति किसी से लिंक्डइन के थ्रू पैसे मांग सकता है, किसी से व्हाट्सएप के थ्रू पैसे मांग सकता है, किसी से फेसबुक के थ्रू और किसी से इंस्टाग्राम पर। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि ये सारी जितनी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लॉग आउट नहीं भी करते हैं तो भी इसमें ऐप पासवर्ड लगा के रखिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर आपका मोबाइल हैक भी कर लेता है या उसके पोजीशन में भी आ जाता है, या आप जिम एरिया में हैं या आप एथलीट हैं, आप ग्राउंड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका मोबाइल आपके बैग में रखा है कोई, और आपने उसमें कभी गलती से पैटर्न लॉक या कोई पिन नहीं डाल रखा है, या किसी व्यक्ति को वो पिन या पैटर्न लॉक पता है, तो अब भी वह व्यक्ति सिर्फ वो मोबाइल खोल सकेगा, ये दूसरे ऐप नहीं खोल पाएगा, क्योंकि आपने हर ऐप के लिए एक ताला लगा के रखा है, एक पासवर्ड लगा के रखा है। तो इन्हीं तरीक़ों से आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने डेटा और अपने पैसों को भी सुरक्षा कर सकते हैं। क्रैकिंग के बाद अब बात की जाए हैकिंग की, तो प्रोफेसर गौरव रावल बताते हैं कि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति, सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने की आदत मोबाइल हैकिंग की संभावना को बढ़ाती है। प्रोफेसर रावल ने बताया कि कई ऐसे ऐप होते हैं जो आप डाउनलोड कर लेते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी भी नहीं होती। ये ऐप आपकी निजता को चुराकर किसी और के हाथों में पहुंचा देते हैं। इससे आपकी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर को आसानी से हैक किया जा सकता है। प्रोफेसर रावल बताते हैं कि जब भी आप किसी सिस्टम में काम करें तो रजिस्टर सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करें, इससे सुरक्षा बढ़ जाती है। अभी तक तो ये था कि जब ये पैंडेमिक चल रहा था और उसके बाद हम जितने भी लोग हैं, चाहे हम शिक्षा जगत में हों, चाहे वेरियस गवर्नमेंट के विभाग हों, सभी लोगों को हम लोग बाध्य हो गए थे इसलिए कि हमको ऑनलाइन सारा काम करना है और वो समय की आवश्यकता भी थी। लेकिन हमसे एक त्रुटि ये हुई कि जहां हमने एक और अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाई वर्चुअल वर्ल्ड में या डिजिटल वर्ल्ड में, लेकिन उसके साथ हमने कोई सुरक्षा उपायों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हम उदाहरण के लिए लें कि एक छोटे से बच्चे को भी ऑनलाइन क्लास के लिए हमने प्रेरित किया या उसको इनकरेज किया, लेकिन हमने जिस डिवाइस में, मोबाइल में वो ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, उसमें किसी तरह का कोई एंटीवायरस या किसी तरह का कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या फीचर नहीं जोड़ा, जिससे उसके वनरेबल होने की या जिसको बोलना चाहिए उसके हैक होने की संभावना बढ़ गई। दूसरा, विभिन्न ऐप लोगों ने यूज़ किए, चाहे वो वीडियो बनाने के लिए हो, चाहे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हो, या किसी अन्य व्यावसायिक या जो उनकी डेली रूटीन की गतिविधि के लिए हो, जो बिजनेस की डिमांड थी, जो भी उनका कार्यक्षेत्र रहा। लेकिन उन्होंने 2 जो आयाम हैं सुरक्षा के, उन पर ध्यान नहीं दिया। पहला है सुरक्षा, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, और दूसरा है प्राइवेसी, जिसको हम बोलते हैं निजता। तो हमने ऐप को डाउनलोड करने के पहले ये नहीं देखा कि गूगल प्ले स्टोर पे अगर हम कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो मिनिमम वहाँ पर आपने देखा होगा कि स्टार रेटिंग होती है, कुछ उसमें स्टार बने हुए रहते हैं किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के पहले। तो आपको देखना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कम से कम 5 स्टार में से आपको 4.5 या 4.5 स्टार कभी ऐप में हो तभी उसको डाउनलोड करें। दूसरा, कोई भी एपीके फाइल या कोई गेम की फाइल को डाउनलोड करने के पहले ये ज़रूर देखें कि दूसरे जो व्यूअर हैं या दूसरे जो यूज़र हैं जिन्होंने उसको इंस्टॉल किया, उनका इसमें क्या मत है, उनके कमेंट्स क्या हैं, उसके बाद ही इनको आप इंस्टॉल करें। नहीं तो हो सकता है कि आपका पूरा डिवाइस हैक हो सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है कोई ऐसा कोई मॉलवेयर एम्बेडेड होकर इन फाइलों के साथ आ जाए। मॉलवेयर हम जिसको बोलते हैं कलुषित सॉफ्टवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आपका पूरा जो डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या आपका मोबाइल हो, वो पूरी तरह से हैक भी हो सकता है।
या उसकी कुछ फाइलें या आपके डेटा का बैकअप बिना आपकी जानकारी के कहीं और स्टोर हो सकता है ऑटोमेटिकली। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी जिसको हम स्पाईवेयर बोलते हैं। स्पाईवेयर मतलब ऐसे जासूसी या खुफिया सॉफ्टवेयर जो आपकी बिना मर्जी के किसी जेपीजी फाइल या किसी सॉन्ग के या किसी मूवी के साथ डाउनलोड हो जाते हैं और बाद में आपकी जानकारियां बिना आपको पता लगे गुप्त तरीके से आपकी वॉइस की रिकॉर्डिंग दूसरी जगह भेजी जा सकती है। आपका पूरा व्यू जहाँ आप बैठे हैं, जिस मोबाइल पे आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल अभी बंद भी पड़ा हो, लेकिन उसके कैमरे की पूरा नियंत्रण किसी और के पास आ सकता है और वो आप जहाँ जिस लोकेशन पे हैं उसकी उनको पूरी जानकारी, जिसको हम बोलते हैं लोकेशन, एक्सेस कर सकता है कि आप अभी इस वक्त कहाँ बैठे हैं। इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हम कभी से बोल रहे हैं कि आप जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम या रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम करें। क्योंकि देखिए जितनी कंपनियां हैं, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ये समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए अपडेट पैचेस डालती रहती हैं। जैसे जैसे नई नई बीमारियां आती तो हम जैसे नए नए वैक्सीनेशन टीके निकलते हैं, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर कंपनियां भी नए नए वायरस और मॉलवेयर या जो मलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए पैचेस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डालती है। लेकिन ये उन्हीं को दिए जाते हैं जो जेन्युइन या रजिस्टर्ड वर्जन जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें वो लाइसेंस वर्जन करें। अगर आप फोटोशॉप में काम करते हैं तो लाइसेंस वर्जन फोटोशॉप करें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं तो विंडोज़ का लाइसेंस वर्जन करें, या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि समय समय पर ये नए नए जो वायरस है इनसे निपटने के लिए आपके पास पैचेस आपके डिवाइस में रहें और आपका डिवाइस कोई हैक ना कर सके। प्रोफेसर गौरव रावल ने बताया कि तमाम इंटरनेट यूजर्स को सुरक्षा और निजता का ध्यान खुद ही रखना होगा। उन्होंने ट्रू कॉलर का उदाहरण देते हुए समझाया कि किस तरह से आपकी निजता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसे आप जानते तक नहीं, वो आपकी निजता को भंग कर सकता है। निजता के साथ सुरक्षा भंग होने का उदाहरण भी प्रोफेसर रावल ने व्हाट्सएप ऐप के जरिए दिया। 2 आयामों पे हमें अब हमेशा ध्यान रखना है आने वाले समय में, जितना भी आपका बिजनेस में है। एक है सिक्योरिटी, दूसरा है प्राइवेसी। तो अगर कोई ऐप ऐसी है जो हमारी प्राइवेसी को सेक्रीफाइस करती है या हमारी प्राइवेसी को या हमारी निजता को भंग करती है, तो ऐसी ऐप को हमें डाउनलोड नहीं करना है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐप यूज़ करते हैं टेलीफोन नंबर जानने के लिए, जैसे ट्रू कॉलर, तो जैसे ट्रू कॉलर आप इंस्टॉल करते हो तो वो पूछता है कि ट्रू कॉलर वांट्स टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? आप सोच रहे हैं कि ट्रू कॉलर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। वो आपसे कह रहा है कि अगर मुझे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप सबसे पहले आपकी जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने फ़ोन नंबर है वो मुझे दीजिए। तो वो फ़ोन नंबर सीधे सीधे ट्रू कॉलर के सर्वर में स्टोर्ड हो जाते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रू कॉलर भारतीय कंपनी नहीं है, ये स्वीडन की कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है। तो हमारे यहाँ का डेटा, हमारे यहाँ के लोगों के फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली फॉरेन में जाते हैं और वहाँ से वाया बाईपास होके अन्यत्र लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर क्रिमिनल हैं या जो साइबर क्रिमिनल हैं उनके पास चले जाते हैं और आपको विभिन्न तरह के योजनाएं और प्रलोभनों का मैसेज या फिर ईमेल आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना जो आपकी प्राइवेसी को भंग करे, निजता को भंग करे। ऐसी कोई ऐप को डाउनलोड नहीं करना जो हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे या उसको हमारी उसके साथ कोई समझौता हमें करना पड़े। तो आप देखें कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सभी लोग स्टोरी डालते हैं व्हाट्सएप पे। एक व्यक्ति अमूमन एक दिन की एक स्टोरी डालता होगा या महीने की 15-20 स्टोरी डालता होगा। तो 15-20 बार अगर लोगों को आपको बताना है कि आपने क्या नया किया, ये ना करते हुए कि उनको इंडिविजुअली आप पोस्ट करें, आप स्टोरी डालते हैं। लेकिन जैसे ही आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं और स्टोरी पे जैसे जाते हैं, आपसे वो पूछता है कि व्हाट्सएप विश टू एक्सेस योर मीडिया गैलरी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको स्टोरी डालने के पहले या स्टेटस डालने के पहले अपने सारे फोटो जो आपके फ़ोन में है वो व्हाट्सएप के साथ शेयर करना पड़ेगा। यानी आपकी यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरह से भंग हो गई। हो सकता है मेरे फ़ोन में मेरा आधार कार्ड फोटो कॉपी करके रखा हो मैंने, हो सकता है मेरे फ़ोन में मैंने अपने पैन कार्ड का फ़ोटो खींच रखा हो सकता है मेरे फ़ोन में मैंने अपने पासपोर्ट का फ़ोटो खींच रखा हो किन्हीं लोगों को बताने के लिए, या कोई बैंक की डिटेल मुझसे मांगी जाती है रेम्यूनरेशन के लिए या कहीं विभिन्न तरह के पेमेंट के लिए, तो मैं अपने एक कैंसल चेक की फ़ोटो खींच के रखता हूँ अपने मोबाइल में, ताकि अगर मुझसे कोई IFSC कोड मांगे या बैंक का अकाउंट नंबर मांगे तो मुझे याद नहीं हो सकता। मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, 4-5 मेरे बैंक अकाउंट, तो मैं उनको वो भेज देता हूँ। अब ये व्हाट्सएप स्टेटस डालने के चक्कर में मेरा वो कैंसिल चेक की कॉपी भी व्हाट्सएप के पास चली गई, यानी मेरी पूरी तरह से सुरक्षा भंग हुई। तो हमें ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 चीज़ होती है,
एक चीज़ बड़ी सूक्ष्म है लेकिन महत्वपूर्ण है, और अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो वो सूक्ष्म नहीं हो सकती, तो उसको आपको बड़ा मान के चलना है। तो ये छोटी टिप्स है। दूसरा है, आपको प्राइवेसी सेटिंग सारे लॉगिन्स पे लगा के रखना है। तो आप अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको फेसबुक प्रोफाइल हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, ट्रू फैक्टर वेरिफिकेशन एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन करके रखना। आप इंस्टाग्राम आईडी यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे आपको अपनी जो भी आईडी है उसको प्राइवेट पे सेट करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति, अनचाहा व्यक्ति, अनसॉलिसिटेड पर्सन या अनवांटेड ग्रुप ऑफ पीपल वो आपसे कोई किसी तरह की रिक्वेस्ट भेजकर आपको अपना फ्रेंड ना बना पाए या आपको फॉलो ना कर पाए। ये पूरी तरह आपके पास अधिकार सुरक्षित होगा। दूसरा, व्हाट्सएप में एक सेटिंग और होती है। आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके, प्राइवेसी में अगर जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर ओनली आप माई कॉन्टेक्ट्स कर देंगे तो कोई भी अननोन व्यक्ति आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। आपके पास एक मैसेज आएगा कि सो एंड सो पर्सन आपको जोड़ना चाहता है किसी ग्रुप में, आप अगर जब तक एक्सेप्ट क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो आपको ऐड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप अपनी निजता को बरकरार रख सकते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति मुझे रिक्वेस्ट ना भेज पाए, कोई अनजान व्यक्ति मुझे किसी ग्रुप में ऐड ना कर पाए, कोई अनजान व्यक्ति मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फ्रेंड में कोई फॉलो ना कर पाए, ताकि वो मेरी पोस्ट देख पाए आगे जाकर। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली यंगस्टर को भी। और जो लोग प्रोफेसर गौरव रावल ने बताया कि मोबाइल या अन्य सिस्टम में आने वाले ऐसे लिंक जिनसे आप अनजान हैं, उन पर क्लिक करने के बजाय उन्हें तत्काल डिलीट कर देना चाहिए। इसे साइबर की भाषा में फिशिंग लिंक कहा जाता है। ये लिंक कुछ समय के लिए होती है, लेकिन यदि इन पर क्लिक कर दिया जाए तो ये आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप तो एक बात ये ध्यान रख के चलिए कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में या डिजिटल दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोलता है कि फ्री में व्हाट्सअप आप यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट्सअप पे जैसे ही आपने आई एक्सेप्ट बोला, आपका पूरा मीडिया गैलरी और आपके पूरे कॉन्टेक्ट्स चले गए। ट्रू कॉलर फ्री आप यूज़ कर रहे हो तो ट्रू कॉलर ने आपके कॉन्टेक्ट ले लिया आपसे। कोई फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उसने आपकी मीडिया गैलरी में से सारे फोटो उठा लिए, जब तक आप उसको यस नहीं बोलते वो इंस्टॉल नहीं होगा। वैसे ही कोई अगर कोई लिंक भेजता है आपको, इसको हम बोलते हैं फिशिंग लिंक। फिशिंग का मतलब होता है कि इस तरह की फेक लिंक होती हैं जो आपकी जानकारियाँ चुरा लेती हैं। अगर आपने इन पर जैसे ही क्लिक किया तो ऐसी किसी भी अननोन लिंक पर या अननोन सोर्स से, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आई हुई, अनजान सोर्स से आई हुई है और अनजान लिंक हो, आपने कोई किसी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा और आपको एडमिशन की लिंक आ गई, आपने कहीं किसी नौकरी का जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया और आपको आ गया कि अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंफर्म करिए, आपने कभी किसी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया और आपका अप्रूवल आ गया कि आपको लोन का अप्रूवल आ गया, आपने किसी गेम को कभी नहीं खेला और आपको पॉइंट्स मिल गए, या आपने कोई लॉटरी के लिए कभी कॉन्टेस्ट नहीं किया, प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, लेकिन आपको ये आया कि आपको ये इनाम खुला है। ऐसी सारी गतिविधियों को आपको फेक मानकर इनको अवॉइड करना है, बिना इन पे क्लिक करें इनको डिलीट करना है। इनको इन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फिशिंग लिंक होती है जो यूज़र की जानकारी चुरा लेती है और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ समय के लिए ही एक्टिव होती है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हो आपका डेटा या आपकी फाइनेंशियल डिटेल इनके पास पहुंच जाती है, साइबर अपराधियों के पास, और इन ठगों के द्वारा आपके पैसे को चुरा लिया जाता है और ये 3 दिन बाद या 48 घंटे या 72 घंटे बाद ये लिंक ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती है, या जिसको बोलना चाहिए गायब हो जाती है। यदि आपके साथ किसी तरह का साइबर अपराध हो भी जाता है तो उसके निदान के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। प्रोफेसर गौरव रावल बताते हैं कि ऐसा होने पर तत्काल 155260 टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जा सकती है। 155260 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाते ही संबंधितों को इसकी जानकारी दे दी जाती है, जिससे होने वाले आर्थिक नुकसान को रोका जा सकता है। फाइनेंशियल फ्रॉड अगर किसी के साथ हुआ है इस तरह की किसी लिंक को, तो भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में एक सेंट्रल नोडल कमेटी बनाई है स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। तो एक हमारा हेल्पलाइन कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिसका नंबर है, टोल फ्री नंबर है 155-260, जिसको हम बोलते हैं 155260। ये भारत सरकार ने 6-7 माह पूर्व पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में शुरू किया था। इसकी लोकप्रियता और इसकी सफलता को देखते हुए कि पहले ही माह में 5 लाख से ज़्यादा रुपए का लोगों को फ्रॉड के पैसे वापस उनके खाते में आए। फिर अन्य राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इसको शुरू कर दिया गया है और ऐसी भारत सरकार की मंशा है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। ये जो कॉल सेंटर है सुबह 10 से संध्या 6 बजे तक ऑन रहता है। आप इस पे आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन लगा के बताइए कि मेरे साथ ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। ये जो
नोडल कमेटी है जो जहाँ से कॉल सेंटर से कंप्लेन रजिस्टर्ड होकर जाती है, ये हमारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं www.cybercrime.gov.in, उससे संबंधित है। यहाँ से सीधे आपकी कंप्लेन इस नोडल कंपनी के थ्रू जहाँ भी जिस कंपनी में आपका बैंक अकाउंट है, जहाँ आपका पैसा गया है, उनके नोडल ऑफिसरों को एक मेल जाती है कि ये जो पैसा है वो ठगी के द्वारा या फिर जालसाजी के द्वारा इनके अकाउंट में आया है और इसको अकाउंट में फ्रीज या फिर इसको ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू की जाए। तो अगर हम देखें कि पेंडेमिक में या उसके बाद में भी अभी पिछले 2 महीने पूर्व ही करीब 32 मामलों में 10 लाख से ज़्यादा रुपए रिकवर हुए हैं फाइनेंशियल फ्रॉड में। तो किसी के भी साथ अगर इस तरह का फ्रॉड होता है जहां पैसों की उसके साथ ठगी हुई है, तो बिना विलंब किए 155 260 ये ऑनलाइन आपका टोल फ्री नंबर है, आप इसको करें और इस पर त्वरित कार्रवाई होती है और आपका पैसे रुकवाने की प्रोसेस तीव्र गति से की जाती है। आपका मोबाइल चोरी या गुम हो जाने पर आपको क्या करना चाहिए, इसकी भी जानकारी प्रोफेसर गौरव रावल द्वारा दी गई। प्रोफेसर रावल ने बताया कि मोबाइल चोरी या गुम होने पर आपको सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। देखिए, अगर मोबाइल इंदौर के अधिकार क्षेत्र में अगर हुआ है, न्यायिक क्षेत्र में हुआ है, तो यहाँ पर हमारे वहाँ जो स्पेशल ब्रांच है, क्राइम ब्रांच है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, एक ऐप डेवलप किया है जिसको हम बोलते हैं सिटीजन कॉप। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट इसमें आप ऑनलाइन की जा सकती है और आप स्वयं प्रस्तुत होकर भी जो DIG ऑफिस है वहाँ पर जाकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और अपना बिल इसके साथ प्रस्तुत करें और अपना ID प्रूफ लेकर जाएं। किस दिन ये लॉस्ट हुआ है उस दिन आपका सिम नंबर और बाकी के जो क्रेडेंशियल सारे लेकर जाएं और एक आवेदन दें ताकि आपके बिल से IMI नंबर का पता लगाकर उस IMI नंबर को जो मोबाइल ट्रैकर है उस डिवाइस पर डाला जा सके और अगर इस IMI नंबर के उपकरण में कोई दूसरी सिम कुछ वर्ष 1 या 2 माह या 3 माह पश्चात भी अगर कोई एक्टिवेट होती है तो उसके बाद फिर उसकी सूचना हमें मिलती है और हम फिर उसको धारक को इन्फॉर्म करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। गौरतलब है कि वर्तमान में 73 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें से 29 करोड़ लोग ग्रामीण आंचलों से आते हैं जिन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि इंटरनेट को यूज करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग ही साइबर अपराध के शिकार होते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग आपके पुराने मोबाइल को अधिक कीमत पर खरीद लेते हैं जिससे आपको तत्कालिक लाभ दिखाई देता है, लेकिन ये भी साइबर अपराध का एक तरीका है। प्रोफेसर गौरव रावल ने बताया कि पुराने फोन पर जो जानकारियां होती हैं उनका उपयोग करके एक नया मोबाइल फोन तैयार कर लिया जाता है जिसे साइबर अपराधी आसानी से अपराध कर सकते हैं, लेकिन जब इन मामलों की जांच होती है तो पकड़ में वो व्यक्ति आता है जिसका मोबाइल होता है। इसलिए पुराने फोन को बेचते समय भी सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। 2 तरीके से बात है, जैसे कि किसी भी मोबाइल की चोरी होती है तो मोबाइल को जब हम ट्रैक करते हैं तो जो सुरक्षा एजेंसियों के पास उपकरण है जिसको हम मोबाइल ट्रैकर बोलते हैं, वहाँ पर इन मोबाइलों का जो नंबर होता है, यूनिक नंबर जिसको IMI नंबर बोलते हैं, वहाँ पर वो डाल दिया जाता है। वो डिवाइस ये ट्रैक करता है कि इस IMI नंबर के उपकरण में कोई सिम एक्टिव हुई है क्या, अगर होती है तो वो हमें इन्फॉर्म करता है। अब चूंकि ये साइबर ठगों ने ये किया है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं मार्केट में, पेड और फ्री वर्जन, जिनके थ्रू लोग 100-150 रुपये लेकर IMI नंबर भी चेंज करते हैं। ऐसे भी कुछ मामले सामने हैं। अभी कुछ महीनों पूर्व एक क्राइम ब्रांच ने एक अपराध पकड़ा था जिसमें 40 से ज़्यादा मोबाइल बरामद किए गए थे, लेकिन उन सभी के IMI नंबर कंपनी का IMI नंबर से मिलते जुलते नहीं थे, मतलब अल्टर्ड थे। वो ऑलरेडी उनमें मैनिपुलेशन या छेड़छाड़ की गई थी। तो अब ऐसा संभव है कि IMI नंबर चेंज कर सकते हैं। अब साइबर अपराधी दूसरा तरीका भी अपना रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों से इस तरह के जो पुराने मोबाइल हैं जो नहीं चलते हैं, जिनका बैटरी बैकअप कम है, उनको बिल्कुल ज़्यादा कीमत पर, जैसे अगर आप मोबाइल की आपकी कीमत अब पुराने की 2000 भी नहीं बची तो वो आपसे 3000 या 4000 में उसको खरीदते हैं। आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन ये क्या करते हैं कि जब आपने वो मोबाइल खरीदा था तो आपके नाम पे बिल है और आपके बिल पे वो IMI नंबर मेंशन है। ये आप तो भूल गए खरीदने के बाद, लेकिन दुकानदार के रजिस्टर्ड में वो बिल बुक में वो बिल है और उस पर IMI नंबर के साथ ग्राहक का यानी आपका नाम लिखा हुआ है। अब ये लोग क्या करते हैं कि उस मोबाइल में अलग अलग पार्ट्स को डिसमेंटल कर लेते हैं, उसका कैमरा किसी और जगह यूज़ कर लेते हैं। जैसे आईफोन की मैं बात करूँ तो आईफोन का कैमरा किसी और दूसरे में लगा लेंगे, या उसका जो PCB रहता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड,
ये जो IMEI नंबर रहता है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से रिलेटेड होता है किसी भी मोबाइल डिवाइस में। तो कंपनी द्वारा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके द्वारा ये प्रदत्त होता है। तो ये क्या करते हैं कि उसका PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को यूज़ कर लेते हैं किसी दूसरे मोबाइल में रिपेयर करके। अब वो मोबाइल बेचने के लिए चले जाता है, तो उसका ऊपर से अपीयरेंस या जो उसका जो ऊपर से ढांचा है वो बिल्कुल नया होता है या अलग होता है, लेकिन अंदर जो उसमें जो बोर्ड लगा हुआ है वो ये आपके पुराने मोबाइल से निकाला हुआ बोर्ड है। अब इस मोबाइल से किसी तरह का कोई अपराध किया जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है या किसी और तरह का कोई सोशल मीडिया फ्रॉड किया जाता है, जांच एजेंसियां IMEI नंबर के आधार पर इस मोबाइल को ट्रेस करेंगी और इसके बाद इसका जो एक्चुअल जिसका मालिक है उसमें आपका नाम आएगा, चूँकि आपने इसे बेचा था और आपके नाम पर ही बिल था। बाकी इसको जितने भी लोगों ने हस्तांतरित किया बिना बिल के किया, तो सबसे पहले पार्टी 1 आप ही रहोगे, जिसको हम A पार्टी बोलते हैं। तो आप परेशानी में आएंगे। इसलिए जब भी कोई पुराना मोबाइल बेचें तो उसका पूरा विवरण, किस दुकानदार को बेचा है, किस दिनांक को बेचा, अपने पास लिख के रखें, किस कीमत पे बेचा है, और उससे भी एक हो सके तो उसकी सील लगा के दुकान की अपने पास रखें, ताकि कभी पूर्व में या भविष्य में आपने के साथ कोई इसी कोई जांच एजेंसी आपको बुलाती है तो आपके पास ये साक्ष्य रहे कि मैं तो इस मोबाइल को पूर्व में 3 माह, 6 माह या कुछ 8 माह पूर्व किसी इस डीलर को बेच चुका हूं और इसके लिए मेरे पास ये पावती या इसको बोलना चाहिए रिसीट भी है। तो रिसीट जरूर लेकर रखें जिससे को आप बेच रहे हैं, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे। हो सकता है बाद में दुकानदार मुकर जाए कि नहीं मैंने इनसे नहीं लिया है, तो ये कह रहे हैं मुझे बेचा, मुझे नहीं बेचा। उस केस में आप परेशानी में आएंगे और फिर आपके लिए मुश्किल होगा अपने आप को इस बात को प्रमाणित करना कि आपने वो एक्चुअली मोबाइल बेच चुका है, आपने वो फ्रॉड नहीं किया। प्रोफेसर गौरव रावल बताते हैं कि जानकारी में ही समझदारी है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विशेषकर स्कूल कॉलेजों में ये कार्यक्रम होते हैं ताकि युवा जागरूक बने। प्रोफेसर गौरव रावल ने बताया कि पिछले कुछ सालों में देखा गया कि साइबर अपराध में युवाओं की संलिप्तता अधिक पाई गई है। इसका एक बड़ा कारण इनकी जिज्ञासा या सावधानी है। हम लोग तो 2011 से ही इस तरह के साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, नॉट ओनली सिर्फ स्कूल शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा जो अन्य पारमार्थिक ट्रस्ट हैं या जो लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है या अन्य संस्थाएं हैं जो भी हमसे जुड़ती हैं, कराना चाहती हैं। चूँकि अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो उससे ये साबित होता है कि ज़्यादा यहाँ पर जो साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स हैं उनमें यूथ की जो आंकड़े हैं, जो युवाओं के आंकड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ष विशेष में कुछ 1500 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई थी साइबर क्राइम साइबर अपराध के अंतर्गत। उस 1500 में से करीब 900 शिकायतें जो थी वो 18 से 30 वर्षों के व्यक्तियों की थी, और उसमें से जो 65 या 66 शिकायतें थी वो 13 वर्ष से कम उम्र के लोगों की थी। तो इससे ये साबित होता है कि ये 18 से 30 वर्ष के लोग कौन है जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर जो यंगस्टर हैं जो नया अभी जॉब प्लेसमेंट होकर जॉब कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यही वह वर्ग है जो सबसे ज़्यादा इसमें दोषी है या सबसे ज़्यादा लिप्त है। एक्चुअली में हम देखा जाए तो मौलिक तौर पर ये वह आयु वर्ग के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षित होते हैं और उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो कोई नया डिवाइस आता है तो सबसे पहले वो नए जो 18 से 30 वर्ष के लोग हैं वही अपना मोबाइल डिवाइस चेंज करते हैं 6 महीने में, साल भर में। वैसे ही कोई नया एप्लीकेशन आता है तो जिज्ञासावश यही वो आयु वर्ग का लोग हैं जो नई नई ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो ये 900 लोग इसलिए इसमें गिरफ्तारियां हुई क्योंकि ये कुछ लोग इनमें से बाय मिस्टेक अपराधी बन गए, त्रुटिवश या हम बोलना चाहिए जिज्ञासावश इन्होंने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया और इनको पता नहीं था कि उसको डाउनलोड करने पे इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये इस तरह के जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि अगर भारत में हम आज भी देखें, दूसरा हम इसलिए भी चला रहे हैं ये जागरूकता अभियान ताकि जनमानस में, जन साधारण में ये लोगों को पता चले कि आपके राइट्स क्या हैं। अगर आपके पास कोई साइबर अपराध हो जाता है तो उसको रिपोर्ट कहाँ करें, कैसे करें। प्रोफेसर गौरव रावल का कहना है कि साइबर अपराध होने के बाद करीब 97% लोग इसकी शिकायत तक नहीं करते। प्रोफेसर रावल ने लोगों से अपील की कि वे अपने साथ हुए साइबर अपराध की रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। भारत में आज भी 5.5% लोग ही ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनके साथ किसी तरह से साइबर अपराध हुआ, किन्हीं भी माध्यमों से। और इन
5.5% लोगों में से भी शायद लगभग 3% लोग ही ऐसे हैं जो पुलिस के पास या फिर साइबर सेल के पास या फिर क्राइम ब्रांच के पास इसकी रिपोर्ट कराने जाते हैं। तो इससे ये होता है कि अगर 3% लोग, यानी सीधा सीधा इसका मतलब निकाला जा सकता है कि अगर 100 लोगों के साथ साइबर ठगी हुई है किसी भी तरह की, 100 में से 3 लोग ही सिर्फ रिपोर्ट कराने जाते हैं, 97 लोग तो रिपोर्ट कराने ही नहीं जाते। अब इसका उल्टा इफेक्ट यह पड़ता है कि जो साइबर अपराधी हैं उनका मनोबल इससे और बढ़ता है कि हमने 100 लोगों को ठगा और हमारे खिलाफ कोई प्रकरण ही नहीं बना। तो ये लोग और दूसरे युवाओं को भी आकर्षित करते हैं कि इस फील्ड में आइए और आप इस तरह का अपराध करोगे तो आप कभी पकड़े नहीं जाओगे, क्योंकि हम कई वर्षों से इन चीज़ों में लिप्त हैं और हम अभी तक नहीं पकड़े गए। तो जनसाधारण को ये है कि रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करना बड़ा ही आसान है, 3 तरीके हैं रिपोर्ट करने के। साइबर अपराधों से किस तरह से बचा जाए, इसकी जानकारी भी प्रोफेसर गौरव रावल ने दी और बताया कि आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको बचा सकती है। बस जरूरत है तो सतर्क रहने की। ऑनलाइन ठगी से बचने का सबसे पहले तो उपाय है कि जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ना डालें या गलत डालें, डेट ऑफ ईयर ना डालें, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपके पैन कार्ड की कॉपी निकालना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से, तो आपका नाम, सरनेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और ईयर डाल रखा है, तो कोई भी साइबर अपराधी आपका नाम और सरनेम के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के डिजिटल कॉपी आपके पैन कार्ड की निकाल सकता है और उस पर अपना फ़ोटो चिपका कर उसकी कलर्ड फोटो कॉपी निकाल कर आपके साथ पहचान की चोरी कर सकता है। तो रूल नंबर 1 कि हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे भी तो अधूरी। अगर मेरा 5 तारीख को डेट ऑफ बर्थ है तो मैं 4 डालूंगा या 3 डालूंगा। डेट ऑफ ईयर मेरा 92 है तो मैं 93 डालूंगा या 91 डालूंगा, पर एग्जैक्ट नहीं डालूंगा। दूसरा, किसी भी अननोन व्यक्ति की मेल या कोई किसी तरह का कोई ऑफर हो जॉब का जिसमें आपसे ये कहा जा रहा हो कि इस लिंक पे क्लिक करके कोई गूगल फॉर्म भरना है, वो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अननोन लिंक को बिल्कुल भी ना छेड़ें। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई प्रलोभन देता है किसी तरह की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मोबाइल पे, रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन, चाहे वो क्विक एक्सेस हो, एंड्रॉयड हो या फिर क्विक सपोर्ट हो, इस तरह की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश करता है, आपको बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आना है और किसी कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड अपने मोबाइल में नहीं करना। ये रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन होती है जो आपके मोबाइल डिवाइस की कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति को दे देती हैं, तो वो दूरस्थ बैठा हुआ व्यक्ति ही आपके मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है बिना आपकी जानकारी के। बहरहाल युग बदल रहा है। इस बदलते युग में आपको अपनी सुविधाओं के लिए तमाम ऐसे उपकरण मिलेंगे जो हजारों किलोमीटर की दूरी को चंद लम्हों में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन जहां इनके फायदे हैं वहीं इनके नुकसान भी। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है तो सावधानी रखने की, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता आपको किसी बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो जो कोई भी इंटरनेट का उपयोग करता है उसे पूर्ण जानकारी रखना भी आवश्यक है।